वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे HPBET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 में जो हुआ था उसका जीके सेक्शन, और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक डिटेल्ड सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी मार्च एंड हो चुका है। अप्रैल और मई और जून में जो वो HPBET एंट्रेंस एग्ज़ाम लगभग हो ही जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को एलोरा और अजंता के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, जैसे साथ में दे दिया हुआ है एलोरा और अजंता। हालांकि जो एलोरा और अजंता है ये दोनों अलग अलग जगह है हिमाचल प्रदेश में। आप लोगों को मैं बता देता हूँ थोड़ी सी, जो ये HPBET एंट्रेंस एग्जाम में एरर रहती है। जो पिछला क्वेश्चन पेपर करवाया था मैंने आप लोगों को 2022 का, उसमें भी पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यशवंत सिंह परमार का कार्यकाल कितने वर्ष का था। हालांकि नीचे जो ऑप्शन दिए थे वो दिन में दिए थे कि 1699 दिन या 365 दिन ऐसे करके, लेकिन उन्होंने ऊपर पूछा था कि भाई कितने वर्ष का। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने अटेंटिव माइंड से ही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन से। यहाँ पर भी दोनों इकट्ठा ही लिखा हुआ है एलोरा और अजंता, हालांकि ये दोनों जगह जो अलग अलग नाम से जानी जाती है। मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जो एलोरा है वो कहा जाता है मसरूर रॉक कट टेम्पल को, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, जो अजंता है उसे कहा जाता है टैबो मोनेस्ट्री। जो ताबो मोनेस्ट्री है उसको कहा जाता है अजंता। और ताबो मोनेस्ट्री कहाँ है? ये है आप लोगों की लाहौल स्पीति में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? लाहौल स्पीति में। अच्छा, अगला था आप लोगों का कि जो ये आप लोगों से बोला गया है कि सुकेती सुकेती एक खड्ड है जो मंडी में बहती है, और ये ब्यास की सहायक खड्ड है सुकेती। ऑप्शन सी में देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये भी आप लोगों ने में ध्यान रखना है। अगले जो एंट्रांस में शायद पूछा जाए कि जो सुकेती खड्ड है वो किसकी सहायक खड्ड है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुकेती खड्ड कौन से ज़िले में बहती है। तो आप लोगों ने याद रखना है सुकेती खड्ड जो है वो मंडी ज़िले में बहती है। साथ ही जो है ये ब्यास की सहायक नदी है। किसकी? ब्यास की सहायक नदी है। अगला है जो ऑप्शन डी, नाको। नाको झील के बारे में आप जानते हो कि काफ़ी बार HPBET एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। नाको झील जो है वो किन्नौर में है। और अच्छा, एक तो ये है नाको झील किन्नौर में, दूसरी कौन सी है? सोरंग झील। सोरंग झील जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है और काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हिमालय में अनुदैर्ध्य शैलेश घाटी को निम्न रूप में जाना जाता है। ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका सीधा सा आंसर था ऑप्शन बी, दून घाटी। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रथम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन होना था ऐसे, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जयवंत राम, ऑप्शन बी। अच्छा, जो ऑप्शन ए में देख रहे हो आप लोग, ऑप्शन ए में कृष्ण चंद्र, ये थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, मतलब उपाध्यक्ष। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। क्या थे? कृष्ण चंद्र जी जो थे, ऑप्शन ए में जो देख पा रहे हो, ये थे हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष थे विधानसभा के। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये जो जयवंत राम है ये 1952 से लेकर 1956 तक, 1956 तक जो है वो पहली बार जो विधानसभा के, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, और जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष जो विधानसभा अध्यक्ष रही है वो कौन रही है? विद्या स्टोक्स। अगली बार पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कहलूर स्टेट एस्टेब्लिश्ड बाय, कहलूर राज्य स्थापित किया गया था। कहलूर आप लोगों को पता ही है, बिलासपुर वाले जोन को जो है वो कहलूर कहा जाता था पुराने समय में। आप लोगों ने यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर कर लेना है कि कौन सी स्टेट की स्थापना किसने की थी और कब की गई थी। तो यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये एक नंबर का आप लोगों ने ध्यान रखना है और विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बीर चंद द्वारा। ऑप्शन ए, बीरचंद द्वारा। तो ये जो है कहलूर स्टेट की जो स्थापना की गई थी बीरचंद द्वारा, कब की गई थी? 697 में, ईस्वी में। तो कई बार जो है वो थोड़ा सा वेरी कर जाता है। वैसे तो 697 ईस्वी में की गई है, लेकिन वोगेल और हैचिंगसन की जो पंजाब हिस्ट्री वाली बुक है उसमें जो है वो उन्होंने 900 ईस्वी में जो है बताया है इसका। लेकिन आपने फिर भी याद रखना है कि 697 ईस्वी में जो है वो 697 ईस्वी में जो है बीरचंद ने कहलूर राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश में धामी आंदोलन के नेता कौन थे? अच्छा, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो धामी मूवमेंट हुआ था या धामी जो कांड हुआ था वो कब हुआ था। सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को, 1939 में, 16 जुलाई 1939 को। और ये जो इसके जो नेता रहे हैं वो रहे आपके ऑप्शन डी, भागमल सोटा।
कौन रहे हैं? भागमल शॉट। आप लोगों ने इसका भी विशेष ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, एक और पूछा जाता है कि समझौता आंदोलन कब हुआ था? तो समझौता आंदोलन हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। और ये कहाँ हुआ था? सिरमौर में हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता है कि अगली बार की जो समझौता आंदोलन है उससे रिलेटेड जो है वो कौन से नेता है? तो मियाँ चुनचू एक इम्पॉर्टेंट नाम है काफ़ी ज़्यादा, और इसको आपने याद रखना है, अगली बार में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है? अच्छा, काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आपने बताना है। तो ये कहाँ है? काफ़ी आसान क्वेश्चन था, चंबा में है। कहाँ है? चंबा में है। अच्छा, कई लोगों को पता नहीं होता कि ये चंबा में है, तो आप लोगों ने इसको कैसे ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को अगली बार फिर से पूछा जा सकता है। तो ये जो काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये लगभग खजियार और डलहौजी के पास में ही है, ज़्यादा ये खजियार के पास में है। तो आप थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, खजियार की लोकेशन के आसपास में ये काला टॉप जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पाई जाती है। अच्छा, मंडी में नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नागरू आप लोगों को पता है मंडी की सबसे ऊंची चोटी भी है, आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, खजियार को औपचारिक रूप से किस स्विस अधिकारी द्वारा मिनी स्विट्जरलैंड घोषित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बिली टी ब्लेजर। तो एक कई बार बिली पी ब्लेजर भी लिख देते हैं, बिली टी ब्लेजर भी लिख देते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि जो नलवाड़ी मेला है कहाँ पे लगता है? ये नलवाड़ी मेला लगता है आपका बिलासपुर में। अच्छा, नलवाड़ी मेले से एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, और कई बार ये बहुत बार टाल भी देते हैं। किसने शुरू किया था नलवाड़ी मेले को? नलवाड़ी मेले को शुरू किया था आपका डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। और कब शुरू किया था? 1889 में, 1899 में। अच्छा, इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन ये आता है कि नलवाड़ी मेला जो वो कौन से माह में लगता है? तो ये मार्च माह में लगता है, तो आप लोग इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अच्छा, जो भी मैं क्वेश्चन में डिटेल्ड जानकारी दे रहा हूँ उसको आप कॉपी में एज ए नोट्स लिखते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बन के आएगा और आपकी पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है? अच्छा, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा था, हमीरपुर। अच्छा, हमीरपुर की साक्षरता दर बताई गई थी यहाँ पर। अच्छा, इस बार अगर ये पूछ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था, तो अगली बार पूछ सकते हैं कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, चंबा जो है वो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। अच्छा, इनकी थोड़ी सी हम साक्षरता दर को भी जान लेते हैं कि कितनी कितनी साक्षरता दर है, ताकि आपके माइंड में एक इमेज बनी रहे, ताकि आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ और पेपर में सही से इसका आंसर टिक कर पाओ। तो हमीरपुर की है आप लोगों की 88.15, ये है 2011 की जनगणना के अनुसार, और चंबा की है 72.17। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, मंडी की कितनी है? 81.53। हिमाचल प्रदेश की कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 82.80। तो इस बार ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जो है वो साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जनगणना से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस? तो ये 2020 के जो एंट्रेंस एग्जाम था एचपीयू बीएड का, इसमें बहुत ही पार्टिकुलर जो है वो जगह पूछ ली गई थी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, बेमलो। धर्मशाला में क्या है? धर्मशाला में है आप लोगों का बार मेमोरियल। बड़ी बार पूछा भी गया है कि बार मेमोरियल कहाँ पर है? धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ है? कांगड़ा में। अच्छा, जो चैल में है, चैल में क्या है? ये भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चैल में आप लोगों का वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? चैल में है। अच्छा, मनाली में क्या है? मनाली में पूछा गया है कि माउंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो कहाँ है? मनाली में। तो आप लोग ये भी जो बाकी जगह है ऑप्शन ए, बी और डी में दी गई, इनको भी आप विशेष ध्यान में रखेंगे, और अगली बार इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है। भारत के किस वायसराय ने कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था? अच्छा, भारत का जो वायसराय था जिस टाइम कालका शिमला रेलवे लाइन बनी, तो वो थे हमारे लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी। अच्छा, कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले कालका शिमला रेलवे लाइन जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल हुई थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा।
तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 10 जुलाई 2008 को जो है, 8 जुलाई भी आता है कई बार, पर आप लोग विशेष जो है वो वर्ष पे ध्यान देंगे। 2008 में जो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन को ऐड किया गया था। अच्छा, जो कालका शिमला रेलवे लाइन है वो कब बनी थी? 1903 में बनकर तैयार हुई थी। अच्छा, इस पर सबसे पहली बार जो रेल है कब चली है? 1906 में चली है। अगला आप ध्यान में रखेंगे कि ये कितना किलोमीटर है, तो कितने किलोमीटर की है ये? 96 किलोमीटर। अच्छा, इस पर कितनी टनल है, कितनी टनल बनी हुई है? 103 टनल्स है, और एक टनल जो है वो डैमेज हो गई है, तो लगभग 102 टनल है अभी। अच्छा, इस पर 864 ब्रिज है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएड का, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बिजली महादेव मंदिर है? तो बिजली महादेव मंदिर कौन से जिले में है? कुल्लू जिले में। ऑप्शन डी, कुल्लू जिले में है हिमाचल प्रदेश का जो बिजली महादेव मंदिर है। अच्छा, और भी जो इम्पोर्टेंट मंदिर है कुल्लू के वो जान लेते हैं। हिडिंबा माता मंदिर, हिडिंबा माता मंदिर कहाँ है? कुल्लू में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार पूछा गया है। अगला है आप लोगों का बजौरा मंदिर, ये भी बड़ी बार पूछा गया है। बजौरा मंदिर कहाँ है? कुल्लू में है। अच्छा, जामलू देवता कहाँ से रिलेट करते हैं? तो ये मलाना गाँव से, कुल्लू से रिलेट करते हैं, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अगला जो है आप लोगों का शिमला के बारे में जान लेते हैं। शिमला के इंपॉर्टेंट मंदिर कौन कौन से हैं? अच्छा, श्यामला श्यामला देवी का मंदिर कहाँ है? शिमला में, कालीबाड़ी जो जगह पर जो है वो श्यामला देवी का मंदिर है। अच्छा, भीमा काली मंदिर कहाँ है? शिमला में है। शिमला के कौन स्थान पर है, कौन से स्थान पर है? सराहन में है। अच्छा, झाखू मंदिर कहाँ है? आप लोगों को पता है झाखू मंदिर शिमला। और सूर्य मंदिर एकमात्र मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में, नेरथ जगह का नाम है पार्टिकुलर, कई बार पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ है। ऑप्शन में आप लोगों को ऐसे ऑप्शन आएंगे अलग अलग, और उसमें एक ऑप्शन होगा नेरथ, तो नेरथ में जो है वो सूर्य मंदिर शिमला में स्थित है। अच्छा, कामना देवी का मंदिर कहाँ है? शिमला में। ये शिमला के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इनको, और आप लोग इसको याद रखोगे। और साथ ही अगला है आप लोगों का सिरमौर। अच्छा, सिरमौर के बारे में जान लेते हैं। सिरमौर में कौन कौन से मंदिर है? सिरमौर में सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है शिरगुल महादेव। शिरगुल महादेव का मंदिर कहाँ है? सिरमौर में है। अच्छा, ये चूड़धार में स्थित है। अगला आपका जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? सिरमौर में है। कहाँ है? नाहन में। ये भी याद रखेंगे। अच्छा, त्रिलोकपुर मंदिर या बालासुंदरी मंदिर एक ही मंदिर है, और ये त्रिलोकपुर में है, तो ये भी याद रखोगे आप लोग। त्रिलोकपुर कहाँ? सिरमौर में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का जो संबंध रहा है 84 डिजिट से बहुत ही रिलेटेड रहा है। जैसे 84 मंदिर कहाँ है? भरमौर में। भरमौर कहाँ? चंबा में। अच्छा, वैसे ही जो बालासुंदरी मंदिर है सिरमौर का, 84 घंटियों वाला मंदिर कहा जाता है इसको, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। अगली बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 84 घंटियों वाला मंदिर इनमें से कौन सा है या कहाँ पर है, तो ऐसा आ सकता है, तो कौन सा है? बालासुंदरी मंदिर। त्रिलोकपुर मंदिर भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये त्रिलोकपुर जो जगह है वहाँ पर बालासुंदरी का मंदिर है, और ये कहाँ है? सिरमौर जिले में है। अच्छा, किन्नौर से कौन सा आ सकता है? किन्नौर से आता है आप लोगों का पूह गोम्पा। पूह गोम्पा जो है, ये कई बार पूछा गया है कि पूह गोम्पा कहाँ है, तो आपको ऑप्शन आ जाएंगे कि किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में है, या अलग अलग भी आ सकता है, लाहौल में है, स्पीति में है, ऑप्शन सी में ऐसा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा आपको चंबा में है। तो कहाँ पे है पूह गोम्पा? पूह गोम्पा है आपका किन्नौर में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सी, रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अच्छा, प्राकृतिक झील जो होती है वो नेचुरली बनी होती है, उसको प्राकृतिक के लिए कहते हैं। जो मैन मेड होती है उसको कृत्रिम झील कहा जाता है, तो इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अच्छा, रेणुका झील कहाँ पे है? रेणुका झील आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, रेणुका झील के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम। जो रेणुका झील की जो परिधि है, सर्कमफ्रेंस 2.5 किलोमीटर है, तो आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, रेणुका कौन थी? रेणुका जो थी, ये भी क्वेश्चन आता है कि रेणुका कौन थी, तो कौन थी? परशुराम की माता थी। जो परशुराम थे उनकी माता का नाम था रेणुका। अच्छा, साथ में ही बाकी जो आपका रिवाल्सर झील है, काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है, बड़ी बार इससे क्वेश्चन आते हैं। रिवाल्सर झील कहाँ है? सबसे पहले मंडी जिले में। कहाँ है? मंडी जिले में। अच्छा, इसको पद्माचन झील के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बड़ी बार पूछा गया है कि पद्माचन झील के नाम से इनमें से किस झील को जाना जाता है, तो 4 ऑप्शन हो गए, तो उसमें से रिवाल्सर झील जो है वो पद्माचन झील के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये बहुत लोगों के लिए और भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे लगता है छेषचू मेला। कौन सा मेला लगता है? छेषचू मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेला बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, इस झील से रिलेटेड, रिवाल्सर झील से रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन आता है कि तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है? तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है? रिवाल्सर को कहा जाता है। अच्छा, ऋषि लोमेश का संबंध भी इसी से है, और पद्म संभव का संबंध भी, पद्म संभव का भी इसी झील से संबंध है। अच्छा, साथ ही आपको पूछा गया है कि भृगु झील के बारे में भी आप लोगों के पास थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं।
तो भृगु झील कहाँ है? भृगु झील है आपकी कुल्लू ज़िले में। अच्छा, कुल्लू ज़िले में महर्षि भृगु के नाम पर इसका नाम पड़ा है। अच्छा, खजियार झील के बारे में तो आप लोग जानते ही है। और सबसे जो बड़ी कृत्रिम झील है हिमाचल प्रदेश की, कौन सी है? गोविंद सागर झील है। कहाँ है? बिलासपुर में है। अच्छा, कितनी लंबी है ये? 88 मीटर, सॉरी किलोमीटर। और कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ऐसा कुछ महोत्सव मेरे को कहीं मिला नहीं और गूगल पे भी नहीं मिला है, तो आप लोगों को पता चलेगा तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सैर महोत्सव जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ये सितंबर, मिड सितंबर में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ मिलिंद पनो? अच्छा, मिलिंद पनो के लेखक कौन है? तो सबसे पहले मिलिंद पनो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। मिलिंद पनो क्या है? मिनांडर ने नागसेन से जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो मिनांडर जो था उसने नागसेन से क्या किया था? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो मिनांडर ने क्वेश्चन पूछे थे नागसेन से, कुछ कुछ उसके मन में प्रश्न थे, उनके बारे में वो प्रश्न जो है वो उसने नागसेन से पूछा था। तो नागसेन ने जो उत्तर दिए हैं, उनकी जो एक पुस्तक है उसको ही मिलिंद पन्हो कहा गया है। मिलिंद पन्हो का ही मतलब है मिलिंद के प्रश्न, पन्हो से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, तो इसका आंसर था आप लोगों का ऑप्शन ए, नागसेन। नागसेन जो है इसके लेखक है। नागार्जुन भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे एस चक्रवर्ती, ऑप्शन डी। अच्छा, तो अगर हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल एस चक्रवर्ती रहे हैं, तो उपराज्यपाल, प्रथम उपराज्यपाल कौन रहे हैं? तो प्रथम उपराज्यपाल रहे आपके मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, एस चक्रवर्ती कब बने थे हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल? 1971 से लेकर 1977 तक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सशस्त्र बल का जो सर्वोच्च कमांडर है वो होता है राष्ट्रपति। अच्छा, सशस्त्र बल में कौन कौन से आता है आपका? इंडियन आर्मी, थल सेना, नेवी, नौसेना और साथ ही आप लोगों की वायुसेना। ये तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में फसलों के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का उपयोग किसकी खेती के लिए किया जाता है? तो ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, चावल के लिए। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल है। तो आरबीसी का कितना जीवन काल होता है? 120 दिन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डब्ल्यूबीसी का भी पूछ सकते हैं। इसका डब्ल्यूबीसी का होता है आपका 13 से 20 दिनों का, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? अच्छा, ये कप से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। सुब्रतो कप सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ मैं। सुब्रतो कप जो है वो है आपका फुटबॉल से संबंधित। किससे है? फुटबॉल से संबंधित। अच्छा, फुटबॉल से और भी रिलेटेड जो कप है वो बता देता हूँ। संतोष ट्रॉफी भी जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, बहुत बार पूछी जाती है। डुरंट कप वो है जो है वो भी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है डुरंट कप। आप लोगों ने इसको भी याद रखना है। अच्छा, हॉकी से रिलेटेड कौन कौन से कप है? आगा खां कप, रंगा स्वामी कप और नेहरू ट्रॉफी, ये जो है हॉकी से रिलेटेड। आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आगा खां कप कौन से खेल से संबंधित है? तो उस टाइम काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हॉकी से या फुटबॉल से, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है हॉकी से रिलेटेड जो है वो आगा खां कप है। अच्छा, अगला है आप लोगों का जो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से आपका नेहरू कप है। हालांकि ऊपर हॉकी में भी आप लोगों को मैंने बताया है कि नेहरू ट्रॉफी है। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। लेकिन अगर नेहरू कप आए तो किससे है? बास्केटबॉल से। अच्छा, बैडमिंटन से कौन सा है? बैडमिंटन से आपका उबेर कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। उबेर कप किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट कप है बैडमिंटन से जिसका नाम है थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से। आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना है, इससे एक नई क्वेश्चन जरूर आता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कनिया। इनका पूरा नाम था हीरालाल जे कनिया। तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास है, तो कौन सा था? सुनील गंगोपाध्याय से। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेरे अकॉर्डिंगली, बाकी आप लोग देख लेना। इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अथमो प्रकाश जो है, स्वप्रकाशन जो किया गया था, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में लोकप्रिय बनाया था आपका उदय शंकर ने। अच्छा, भारतीय शास्त्रीय जो इंडियन क्लासिकल डांसेस है कौन कौन से हैं, पहले तो ये बता देता हूँ। इंडियन क्लासिकल डांस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि भारतनाट्यम आपने सुना होगा, और मोहिनी अट्टम आपने सुना होगा, कथकली सुना होगा, कुचिपुड़ी सुना होगा, ये सभी क्या है?
इंडियन क्लासिक डांसेस है। तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को जो है वो अपना त्यागपत्र सौंपता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसको सौंपता है अपना रेजिग्नेशन लेटर? तो वो सौंपता है वाइस प्रेसिडेंट को। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो किसको सौंपता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो ये भी आप लोग विशेष ध्यान में रखेंगे, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? बजट से कौन सा आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है? तो आर्टिकल जो 112 है वो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 112। अच्छा, इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन तो ये भी आता है कि जो बजट शब्द है ना वो कहीं भी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है। इसको वार्षिक वित्तीय विवरण ही लिखा गया है। बाकी जो आर्टिकल है इनके बारे में भी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आ सकता है। जो 108 ऑप्शन ए आर्टिकल 108 जो है ज्वाइंट मीटिंग, जो राज्यसभा और लोकसभा की जो ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है, कौन बुलाता है? सबसे पहले राष्ट्रपति बुलाता है। अच्छा, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, है ना। तो 108 जो है आर्टिकल 108 वो ज्वाइंट मीटिंग राज्यसभा और लोकसभा की, तो आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, 110 कौन सा है? मनी बिल, धन विधेयक, किसमें है? आर्टिकल 110 में। अच्छा, 115 जो है वो अतिरिक्त अनुदान के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अगला प्रश्न है आप लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन था। 21 जून को जो वो हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कब से शुरू हुआ था ये मनाना? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कब से शुरू किया गया है? सन 2015 से। 2015 से हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया है। अच्छा, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो इसका जो सही आंसर था 21 जून। और साथ ही 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। अच्छा, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका अर्थ डे। अच्छा, 31 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो आप लोग ये सभी ध्यान में रखेंगे, अगली बार पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शिखर से पुकार डॉक्यूमेंट्री फिल्म डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, जल संरक्षण से। अच्छा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन सी। पुरस्कार से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसका आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? ऑप्शन बी, भोपाल में है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? जम्मू से कन्याकुमारी, ऑप्शन बी। तो इसका जो नाम है वो है NH44। ये नाम भी कई बार पूछा जा सकता है। और इसकी लेंथ जो है 4112 किलोमीटर की है। तो इसको इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन NH44 जो है भारत का सबसे लंबा जो है वो हाईवे है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि फैलाव के कारण, बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आए तो उसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अच्छा, तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। और इस बार जो है HPB एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद।